नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम गुणक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने गुणक से पहले केन्स के मॉडल का अध्ययन किया और जो गुणक है ये बीए तृतीय वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पूरे 20 नंबर का ये क्वेश्चन है गुणक। और ये जो बीए तृतीय वर्ष का जो फर्स्ट पेपर है उसका बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इसमें जिन टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे उसमें दिया हुआ है कि गुणक का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसका आकार क्या होता है, इसी कार्यप्रणाली को समझेंगे। स्थैतिक और प्रायोगिक गुणक में मान्यताएं, महत्व और प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे मिलकर के 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणक क्या है। हम देखते हैं कि गुणक की धारणा का जो विकास है ये प्रोफेसर आर.एफ. काहन ने रोजगार गुणक के द्वारा प्रस्तुत किया था। फिर किन्स ने विनियोग गुणक के द्वारा इसको प्रबल सिद्धांत दिया। अब अक्सर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है गुणक की अवधारणा किसने दी, तो आर.एफ. काहन ने दी। कैसे गुणक में कै भी आता है और काहन में क्या आता है, इसलिए इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। उसके पश्चात जनरल थ्योरी में किन्स ने विनियोग गुणक को अधिक महत्व दिया है और किन्स ने कहा है कि जब विनियोग बढ़ता है तब आय में भी वृद्धि होती है और विनियोग में प्रारंभिक वृद्धि और आय की कुल अंतिम वृद्धि को व्यक्त करने के लिए ही गुणक की धारणा का प्रयोग किया जाता है। सब सरल शब्दों में हम कहें तो विनियोग में परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। किन्स ने इसे कैसे प्रदर्शित किया है, परिभाषा बताई है कि प्रोफेसर किन्स के शब्दों में जब गुणक हमें बताता है कि जब विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप कुल आय में जो वृद्धि होती है वो विनियोग में वृद्धि की k गुना अधिक होती है। यानी कि विनियोग में वृद्धि को हम डेल आई से प्रदर्शित करें और आय में वृद्धि को डेल वाई से प्रदर्शित करें तो विनियोग गुणक बनता है डेल वाई बराबर k डेल आई। यानी कि k को गुणक से प्रदर्शित करें तो k बराबर बन जाता है डेल वाई अपॉन डेल आई। गुणक का जो आकार है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से इसका विपरीत संबंध होता है और फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है k बराबर 1/1 माइनस एम पी सी। 1 माइनस एम पी सी बन जाता है एम पी एस। अतः एम पी एस से भी इसको संबंध को प्रदर्शित किया जाता है, वही विपरीत संबंध होता है। k बराबर, फिर एक बार बता रहा हूँ, आपको तुम्हें दिखाई भी दे रहा है, k बराबर 1/1 माइनस एम पी सी और एम पी 1 माइनस एम पी सी जो होता है वो एम पी एस के बराबर होता है, इसलिए k बराबर बन जाता है 1 माइनस एम पी एस। तो ये गुणक का आकार था, जो गुणक इस पर निर्भर करता है। जब एम पी सी बढ़ती है तो k का मान बढ़ता है। एम पी सी 0 होती है तो k का मान 1 होता है। एम पी सी यदि 0.25 है तो k का मान 1.3 होगा। एम पी सी यदि 0.50 है तो k का मान 2 होगा। एम पी सी यदि 0.75 है तो k का मान 4 होगा और यदि एम पी सी का मान 1 है तो k का मान अनंत होगा, इन्फिनिट। तो ये दो मान याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम पी सी 0 होती है तो k का मान 1 होता है और एम पी सी यदि 1 होती है तो k का मान इन्फिनिट यानी कि अनंत होता है। अब गुणक की कार्यप्रणाली को हम देखें तो गुणक की कार्यप्रणाली स्थैतिक गुणक और प्रायोगिक गुणक दो भागों में बांटी गई है। स्थैतिक गुणक इस मान्यता पर आधारित है कि इसमें समय अंतराल नहीं होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो ही विनियोग में परिवर्तन किया जाता है आय में उसी समय परिवर्तन हो जाता है। यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं की जाती है। यानी कि y बराबर, हमने अभी पढ़ा किन्स के मॉडल में, y बराबर c प्लस आई होता है समग्र मांग, और c को दो भागों में बांटा गया है, सी ए प्लस बी वाई स्वायत्त उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग। तो समीकरण बन जाता है y बराबर सी ए प्लस बी वाई प्लस आई। तो इससे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है कि डेल वाई अपॉन डेल आई बराबर, यानी कि k बराबर गुणक बराबर बन जाता है 1/1 माइनस एम पी सी। और स्थैतिक गुणक का जो डायग्राम बनता है इसमें परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या नहीं की गई है। जो रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि c प्लस आई पहला वक्र है जिसमें a बिंदु पर समग्र पूर्ति 45 डिग्री के कोण पर मूल बिंदु से प्रारंभ होने वाली रेखा द्वारा दर्शाई गई है। a बिंदु पर दोनों में संतुलन है। अर्थव्यवस्था में आय वाई है। यदि विनियोग के स्तर को बढ़ा दिया जाए तो नया समग्र जो मांग फलन है वो c प्लस आई से c प्लस आई प्लस डेल आई आ जाएगा और जिसे नया संतुलन का बिंदु b प्राप्त होगा और विनियोग में वृद्धि डेल आई के बराबर होने पर आय में कुल वृद्धि डेल वाई के बराबर हो जाएगी। ये आय में वृद्धि किस प्रकार हुई, ये स्थैतिक गुणक में इसके परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जाती है, ये व्याख्या की जाएगी प्रायोगिक गुणक में।
प्रावेगिक गुणक स्थितिक, हाँ इसमें एक स्थितिक गुणक में प्रावेगिक गुणक में इस परिवर्तन की व्याख्या की जाती है कि किस प्रकार ए बिंदु से बी बिंदु पर डेल आई के द्वारा बढ़ा और फिर इससे वाई में वृद्धि हुई और वाई में वृद्धि से फिर डेल आई में वृद्धि हुई, विनियोग में वृद्धि हुई, फिर विनियोग में वृद्धि से फिर आय में वृद्धि हुई, फिर आय में वृद्धि से विनियोग में वृद्धि होती है। और ये परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है। और ये परिवर्तन के प्रभाव की जो व्याख्या की जाती है वो प्रावेगिक गुणक के अंतर्गत की जाती है। यानी कि प्रावेगिक गुणक में विनियोग में परिवर्तन करने से आय में तत्काल परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि कुछ समय पश्चात परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या भी इसके अंतर्गत की जाती है। अब हम टेबल के रूप में देखें तो प्रारंभ में विनियोग में वृद्धि 100 हुई और विनियोग में वृद्धि के फलस्वरूप आय में वृद्धि 100 हुई। अब इस जो आय में वृद्धि 100 होती है इससे उपभोग में वृद्धि 50, क्योंकि MPC का मान 0.5 है तो 50। अब MPC 50 है तो बचत भी 50 आएगी, तो बचत 50 है तो आय में जो वृद्धि होगी वो 0.5 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 50। आय में वृद्धि विनियोग में वृद्धि के बराबर हो रही है। अब विनियोग में वृद्धि से फिर आय में वृद्धि हुई है 25, उपभोग में वृद्धि, फिर उपभोग में वृद्धि से बचत में वृद्धि 25 और बचत में वृद्धि से फिर विनियोग में वृद्धि हुई है वो भी 25। हम जानते हैं आय में वृद्धि प्रारंभ में जो विनियोग वृद्धि है उसके बराबर हो रही है। उसके पश्चात दूसरा जो वाई में परिवर्तन है वो डेल आई, फिर बी डेल आई, फिर वाई में तीसरे चरण में बी स्क्वायर डेल आई, फिर उसके पश्चात B4 जब वाई में वृद्धि होती है तो B3 डेल आई और B की पावर 3 और उसके पश्चात इस तरह हमारा फॉर्मूला बन जाता है डेल वाई बराबर BN डेल आई, BN-1 डेल आई। और BN-1 डेल आई से जो फॉर्मूला निकलता है वो आता है K बराबर 1/1 B। इस तरह से ये परिवर्तन की व्याख्या सारणी के द्वारा स्पष्ट की गई है और ये प्रावेगिक गुणक के अंतर्गत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी PDF में उपलब्ध है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसी से परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की जाती है। अब हम देखें तो ये जो गुणक है ये एक जटिल गुणक का रूप भी ले लेता है जिसमें गुणक और त्वरक दोनों शामिल हो जाते हैं, तो ये जटिल गुणक बन जाता है जिसको कि नेक्स्ट में समझाएंगे। ये गुणक त्वरक क्रिया हिक्स ने समझाई थी और यहाँ पर सरकारी व्यय गुणक, कर गुणक और संतुलित बजट गुणक का भी विश्लेषण करना चाहेंगे। सरकारी व्यय गुणक में C+I के साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर C+I+G और ऐड हो जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है डेल वाई अपॉन डेल जी बराबर 1/1 B। वहीं कर गुणक में इसका मान बन जाता है डेल वाई अपॉन डेल टी बराबर -B/1 B और दोनों का कुल योग से बन जाता है संतुलित बजट गुणक, जहाँ पर सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक दोनों आपस में बराबर होते हैं वहाँ पर यह आप संतुलित बजट गुणक में प्राप्त होता है और इसका मान 1 के बराबर होता है। संतुलित बजट गुणक याद रखना सदैव 1 के बराबर होता है। और खुली अर्थव्यवस्था जहाँ पर निर्यात और आयात भी होते हैं वहाँ पर बजट गुणक का मान होगा 1/1 MPC + MPM या फिर 1/MPS + MPM इसके बराबर होता है। तो ये हमारा संतुलित बजट गुणक था और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं बचत व निवेश, निवेश की मात्रा, संग्रह की मात्रा भी इसको प्रभावित करती है। पूर्व जो कर्जे हैं उनका प्रभाव, उनको यदि चुकाया जाएगा तो निवेश बढ़ेगा। निर्यातों आयातों के प्रभाव, उपभोग पदार्थों की उपलब्धि, उपभोग पदार्थ कितनी मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं वो भी गुणक को प्रभावित करते हैं। गुणक की अवधि क्या है, निवेश कितना किया जा रहा है, आय कितनी अधिक हो रही है, देश में रोजगार की मात्रा क्या है, सरकारी व्यय और करों के प्रभाव का भी गुणक पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये गुणक को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसकी मान्यताएं हैं जो केन्स ने रखी हैं। स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होता है, प्रेरित निवेश का अभाव रहता है, प्रेरित निवेश इसमें स्थिर माना गया है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर मानी गई है। कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। गुणक प्रक्रिया बंद अर्थव्यवस्था में होती है और खुली अर्थव्यवस्था में फिर बाद में इसका संशोधन करके बताया गया, जैसे कि मैंने भी बताया था 1/1 MPC + MPM यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इम्पोर्ट, आयातों की सीमांत प्रवृत्ति भी इसमें जुड़ जाती है। और निवेश का उपभोग का त्वरक प्रभाव छोड़ दिया जाता है। उत्पादन के अन्य साधन अर्थव्यवस्था के भीतर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उपभोग वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पाई जाती है, निवेश में वृद्धि होती है। गुणक का महत्व देखें हम तो विनियोग कार्य में महत्व है। विनियोग से किस प्रकार आय में वृद्धि होती है इसका निर्धारण करने में गुणक बहुत अधिक उपयोगी है। व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक होता है। बचत निवेश में समानता स्थापित करने में सहायक होता है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होता है और सरकारी हस्तक्षेप की व्याख्या भी इसमें
की जाती है। अब हम इसकी आलोचना देखें तो ये केन्स का गुणक केवल एक पुनरुक्ति मात्र ही है, यानी कि केवल एक पुनरुक्ति है कि निवेश बढ़ने से आय में वृद्धि होती है और इस तरह से होती है। ये कल्पना धारणा है, त्वरण सिद्धांत की इसने उपेक्षा की है, केवल उपभोग पर बल दिया है। और केन्स आय से संबंध स्थापित करता है, अन्य साधनों की उपेक्षा करता है। तो इस प्रकार ये इसकी आलोचना की गई। लेकिन सब आलोचनाओं के पश्चात भी केन्स का जो गुणक सिद्धांत है ये बहुत ही उपयोगी है और अक्सर पूरे 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करें। फिर एक बार संक्षेप में बता रहा हूँ, विनियोग में वृद्धि से जो आय में वृद्धि होती है वो गुणक है। के इसको सिग्निफाई करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। फॉर्मूला है के बराबर 1/1 - MPC। और ये स्थैतिक गुणक और प्रावेगिक गुणक के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। स्थैतिक गुणक और प्रावेगिक गुणकों का योग होता है, प्रावेगिक गुणकों के बराबर है, ये इसकी कार्यप्रणाली सिद्ध की जाती है। स्थैतिक गुणक में समांतराल नहीं होता है, परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या नहीं की जाती, जबकि प्रावेगिक गुणक में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की जाती है। रेखा चित्र में हम बनाते हैं कि विनियोग बढ़ने से आय में वृद्धि होती है, किस प्रकार होती है, इस कार्यप्रणाली को इसमें समझाया जाता है। और संतुलित बजट गुणक का मान सतत 1 के बराबर होता है। तो इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।